हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द किंग स्टोरी वर्ल्ड। लेट्स स्टार्ट। त्रिलोचन का पार्वती को किडनैप करना। शाम का वक्त, बनारस। रुद्र बनारस आ चुका था और देव को खोजा जा रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला था। दिव्या ने उसकी लोकेशन ट्रेस करवाई थी और वो बनारस के कुछ बाहर के हाईवे पर ही दिखाई दे रहा था। उसकी लास्ट लोकेशन वहीं तक ही थी। रुद्र ने दिव्या से कहा, क्या हुआ, कुछ पता चला उसका? दिव्या ने कहा, हाईवे के बाद उसकी लोकेशन का कुछ पता नहीं चल रहा है। रुद्र ने कहा, तो क्या हमें हाईवे की तरफ जाकर देखना चाहिए? कैसा है उस तरफ का इलाका, तुम्हें पता है कुछ? दिव्या ने कहा, इलाका तो ठीक है, इतना कोई बुरा नहीं है वहां पर, कभी कोई वारदात का हमने सुना नहीं है, लेकिन फिर भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें जाकर देखना तो पड़ेगा ही। उसकी इस बात पर रुद्र ने कहा, तो ठीक है, चलकर देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। वो लोग निकलने को तैयार ही थे कि तभी रुद्र का फोन बजा। उसने फोन देखा तो कोई अननोन नंबर था। कॉल रिसीव कर तो उधर से आवाज आई, क्या हुआ, अपने भाई को ढूंढ रहे हो, वो मिला कि नहीं तुम्हें? उस बात पर रुद्र ने दिव्या की तरफ देखा। दिव्या ने इशारे से पूछा कि क्या हुआ। उधर से आवाज आई, वैसे वो हमारे पास है, उसे सही सलामत चाहते हो तो एक पता भेज रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ चले आओ। रुद्र ने कहा, कौन हो तुम, और अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो ये याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हो, कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उधर से आवाज आई, वैसे ही सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं है यहाँ पर, तुम्हारी होने वाली बीवी भी मेरे पास ही है। वो बेचारी अपना आखिरी पेपर देकर बसा ही रही थी, हमने सोचा कि तुम उसके दर्शन कर लो, और अगर तुमने जरा भी देर किया आने में या फिर पुलिस को बताया तो पहले तुम्हारी बीवी मरेगी, उसके बाद तुम्हारा भाई, सोच लो क्या करना है। रुद्र ने कहा, क्या पार्वती भी तुम्हारे पास है? तुम हो कौन? क्या चाहते क्या हो मुझसे? उसने कहा, मैं जो चाहता हूँ वो मैं तुम्हें यहाँ आने पर बता दूंगा, चुपचाप सिर्फ खुद को लो और जो लोकेशन मैं भेज रहा हूँ वहां पर चले आओ, लेकिन हाँ खबरदार, अगर पुलिस को खतरा किया तो। ये बोलकर उसने फोन काट दिया। दिव्या ने कहा, क्या हुआ, किसका फोन था, किसने पार्वती को किडनैप किया है? रुद्र ने कहा, किसी आदमी का फोन था, उसके पास पार्वती और देव दोनों है, वो कह रहा है कि जिस लोकेशन पर वो मुझे बुला रहा है मुझे जाना होगा। दिव्या ने कहा, लोकेशन क्या है? रुद्र ने कहा, अभी आई नहीं है। ठीक है, तो एक काम करो, आप अकेले निकलिए, मैं पूरी पुलिस फोर्स लेकर आती हूँ। रुद्र ने उससे कहा, लेकिन ऐसे उन दोनों की जान पर खतरा आ सकता है। दिव्या ने कहा, तो क्या ऐसे हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे? और शांत रहिए, कुछ नहीं होगा उन्हें, इतनी भी कमजोर नहीं है हम लोग, आप आगे जाए, मैं पूरी पुलिस फोर्स लेकर आ रही हूँ। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन उठाया और कॉल किया। जब डीआईजी ने कॉल उठाया तो उसने बोला, आपकी पुलिस फोर्स की मुझे ज़रूरत है, 10 मिनट के अंदर मेरे घर के आगे मुझे पुलिस फोर्स चाहिए, और हाँ, एक मिशन है जिसे आपको मेरे साथ ही करना है, और एक नंबर है, उसे ट्रेस करिए और देखिए कि वो कहाँ पर है और कौन सी लोकेशन बता रहा है। ये बोलकर उसने फ़ोन रखा और रुद्र के हाथ से फ़ोन लेकर उस नंबर को डीआईजी को भेज दिया। कुछ देर में रुद्र और वो दोनों ही तैयार थे। पुलिस फोर्स खड़ी थी। दिव्या ने रुद्र के कॉलम में एक छोटा सा ट्रैकर लगाए ताकि वो जहां पर भी रहे उसे ट्रैक कर सके। उसने रुद्र से बोला, आप चलिए, आपके पीछे हम लोग रहेंगे, और सब लोग सिविल ड्रेस में हैं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रुद्र ने हाँ में से हिलाया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। वो वहां से गाड़ी लेकर निकला। दिव्या ने सारे ऑफिस को इंस्ट्रक्शन दिया और वो लोग गाड़ी में बैठे। वो लोग भी रुद्र के पीछे निकल चुके थे। वो सब लोग उस हाईवे पर थे जहां पर लास्ट लोकेशन देव की देखी गई थी। उसके बाद वो लोग हाईवे से थोड़ा नीचे उतरे, जहां पर खाली मैदान था। खाली मैदान से होते वो लोग एक झाड़ियां के मैदान से होकर गुजरे। काफी दूर जाने के बाद रुद्र ने गाड़ी रोका। वहां पर एक आदमी पहले से ही गाड़ी लेकर खड़ा था। उसने रुद्र को हाथ दिया और वो गाड़ी से बाहर आया। रुद्र ने कहा, कहाँ है मेरा भाई? उस आदमी ने बोला, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जहां ले चल रहा हूं चुपचाप चलो। ये बोलकर उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे ले जाने लगा। दिव्या ये सब बहुत दूर से देख रही थी। उस आदमी ने इधर उधर देखा और गाड़ी में लेकर उसे बैठ गया। वो लोग चले और साथ में दिव्या भी उन लोगों के पीछे चल दी। गाड़ी एक सुनसान से इलाके में आकर रुकी थी, जहां पर सिर्फ एक ही घर था। वहां पर बहुत से लोग बंदूक लेकर खड़े हुए थे। रुद्र को लेकर वो आदमी बाहर निकला। दिव्या ने सबको इशारा किया और उन लोगों ने पूरे एरिया को घेर रखा था। दिव्या ने अपनी कमर के पीछे गन रखी और वो उस घर के पास जाने लग गई। एक ऑफिसर ने कहा, मैम, इस तरह से पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा। उसकी इस बात पर दिव्या ने कहा, इतना डरते हो तो पुलिस ऑफिसर की जॉब करते ही क्यों हो, छोड़ दो। ये बोलकर वो आगे बढ़ी। दूसरी पुलिस ऑफिसर ने कहा, इससे पंगा मत लो, ये किसी से डरती वर्ती नहीं है, इन्हें डर लगता ही नहीं है, इसलिए चुपचाप उनके साथ चलो और काम करो। रुद्र घर के अंदर पहुंचा तो उसके सामने त्रिलोचन था, जिसने देव और पार्वती दोनों को ही बंदी बना रखा था। जब रुद्र की आंखों से पट्टी हटी तो उसने त्रिलोचन को देखा। त्रिलोचन ने उससे बोला, कैसे हो रुद्र साहब, ठीक तो हो ना? अरे यहाँ आने में कौन तकलीफ तो नहीं हुई? उसकी इस बात पर रुद्र ने कहा, मुझे तो तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कुछ देर में तुम्हें जरूर तकलीफ हो जाएगी। कहाँ है मेरा भाई और पार्वती, कहाँ है दोनों?
त्रिलोचन ने कहा अरे दिखा देंगे, पहले तुम एक काम करो, तुम पहले जो पेपर है उस पर साइन करो और हाँ हमसे माफ़ी भी मांगो, उसके बाद हम सोचते हैं कि तुम्हारे भाई को छोड़े या नहीं। उसकी इस बात पर रुद्र ने कहा ये कैसे पेपर है। त्रिलोचन ने कहा ये उस जमीन के पेपर है जिस जमीन को लेने के लिए तुम आए थे और जिस जमीन के लिए तुम्हारे भाई ने हमको मारा था, याद है। अब एक काम करो, जल्दी से इस पेपर पर साइन करो और हमारे नाम वो जमीन कर दो, ठीक है, नहीं तो जमीन के चक्कर में जोरू और भाई दोनों ही जाएंगे, क्या कहते हो। रुद्र ने कहा मैं पहले अपने भाई को और पार्वती को देखना चाहता हूँ, मैं कैसे मान लूँ कि वो दोनों तुम्हारे पास है। त्रिलोचन ने उससे कहा ठीक है दिखा देते हैं, उसमें क्या हो गया है, अरे लेकर आओ भाई दोनों को। उसके कहने पर दोनों सामने आए। रुद्र ने देव और पार्वती को देखा, दोनों ठीक ठाक ही थे। त्रिलोचन ने कहा अब देख लिए ना, अब जल्दी से साइन कर दो, ठीक है। देव ने उससे कहा कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें साइन करने की और कोई ज़रूरत नहीं इसे वो ज़मीन देने की। रुद्र ने कहा शांत हो जाओ, ज़मीन तुमसे बढ़कर नहीं है, ठीक है ना, ज़मीन को हम बाद में ले लेंगे, पहले मुझे तुम्हें बचना है। ये बोलकर उसने पेपर को लिया और साइन करने लग गया। साइन करके उसने पेपर उसको दिया और कहा अब जल्दी से मेरे भाई को और पार्वती को मुझे दो। त्रिलोचन ने पेपर देखते हुए कहा देखो भैया, जमीन के लिए तुमको तुम्हारा भाई मिल गया है, जोरू चाहिए तो कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो एक काम करो, जोरू छोड़ो, तुम भाई लेकर चले जाओ, जोरू को तुम्हारी हम देख लेंगे। इस बात पर सब लोग हंसने लग गए थे। रुद्र ने कहा अपनी जबान को संभाल कर इस्तेमाल कर, कहीं बाद में इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहे तू, समझा या नहीं। त्रिलोचन ने कहा मेरी छोड़, अपनी देख और अपने भाई की देख, अब तुम दोनों यहाँ से शांति से निकलोगे या मैं तुम लोगों को यही मार कर दफन कर दूं, और वैसे भी जब ये दफन हो जाओगी तो यहाँ सालों साल किसी को कुछ पता नहीं चलेगा तुम दोनों भाई कहाँ चले गए। रुद्र ने उससे कहा फिर तो तुम बहुत गलत सोच लिए हो और बहुत गलत सोच रखते हो कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम पर एक खरोच आई ना, तुम अभी हमारे घर वालों को जानते नहीं हो, तुम्हारी हालत नहीं 7 पुश्तों की हल्क से हमें निकाल कर लेकर आएंगे, इसलिए कह रहा हूँ बहुत शांति से अपने हिस्से में ये जमीन ले और हमें यहाँ से सही सलामत जाने दे। त्रिलोचन ने कहा तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है उसके बाद भी तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम लोग को यहाँ से जाने दूंगा। पार्वती के पास आया और उसने पार्वती का हाथ पकड़ कर अपने पास खींच लिया। रुद्र ने कहा छोड़ो उसे। त्रिलोचन ने कहा अरे संभल के, तुम अपनी बीवी का शादी देख कर ही जाओ, ज्यादा अच्छा होगा, क्या कहते हो। इतने में आवाज आई अगर ऐसा है तो शादी तो हम करवा ही देते हैं, पर देखने वाला सिर्फ तू होगा, बाकी कोई नहीं। इस आवाज पर त्रिलोचन के सामने देखा तो दिव्या एक आदमी की गर्दन पकड़े हुए अंदर आ रही थी। उसने उस आदमी को एक लात मार के सामने की तरफ धक्का दिया, वो जाकर नीचे फर्श पर गिरा। त्रिलोचन ने कहा तो तुम उनके साथ क्या कर रही हो। दिव्या ने कहा अजी हम तो बहुत पहले से थे, बस तुमने देखा बहुत बाद में, लेकिन अब क्या करें, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम हमेशा हर चीज़ को हल्के में ले लेते हो। अब चलो एक काम करो, मेरा पति मुझे सही सलामत यहाँ चाहिए और मेरे दोस्त भी, और अगर 5 मिनट के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो कसम से तेरी श्रीलंका के अंदर तुझे फूंक कर जाऊंगी, और हाँ इस बार मैं तुझे वापस आने लायक छोड़ूंगी नहीं, मुझे ये बार बार का झंझट पसंद नहीं है, समझ रहा है ना तू। त्रिलोचन ने कहा खड़े क्या हो, मारो इसे। उसके आदमियों ने गन ताना तो दिव्या ने कहा इतना भी जल्दी क्या है, जरा अपने ऊपर भी देख लो। उन लोगों ने देखा तो पूरी पुलिस फोर्स उनके ऊपर निशाना ताने खड़ी थी। दिव्या ने कहा तुम सिर्फ 6 लोग हो, ऊपर पूरे 20 लोग खड़े हैं, सोचो तुम सब की गोली चूक सकती है, लेकिन 20 लोगों की गोली नहीं चूक पाएगी। क्या सोच रहे हो आप, अपने गन को नीचे करोगे या फिर अपने अंदर गोलियां लोगो। त्रिलोचन ने गुस्से में अपनी गन निकाली और दिव्या पर चलानी चाहिए, लेकिन तभी देव ने अपना हाथ छुड़ाकर त्रिलोचन के हाथ पर एक लात मारी। बंदूक दूर जाकर गिरी। पार्वती अभी भी उसके चंगुल में ही थी। त्रिलोचन ने पार्वती को पकड़ा और अपनी जेब से एक चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा दूर दूर रहना, वरना इस लड़की को आज ही मार के जाऊंगा, मेरे पीछे अगर कोई आए तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। ये कहते हुए वो पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा था और पार्वती को लेकर वहां से निकला था। दिव्या रुद्र देव उनके आदमियों को वहीं पर छोड़कर पीछे के दरवाजे की तरफ भागे थे। क्या पार्वती को बचा पाएंगे सब लोग। क्या मोड़ लगी कहानी दिव्या का कन्फेस करना। त्रिलोचन पार्वती को कार में बैठने वाला था कि पार्वती ने उसे धक्का दिया और उसके हाथ से चाकू गिर गया। पार्वती ने उसे एक लात मारी तो वो जाकर दूर गिरा। पार्वती उससे दूर जाकर खड़ी हुई। इतने में रुद्रा आया और उसने उसको पकड़ के एक गुस्सा मारते हुए कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई और पार्वती को हाथ लगाने की। ये कहते हुए वो उसे मारे जा रहा था। त्रिलोचन ने कहा ये मैंने अकेले नहीं किया है, इसमें विधायक भी शामिल है, जिसने इनको फंसाया था उसी ने कहा था कि देव को किडनैप करो। अरे उसे तो मारने के लिए कहा था, फिर भी हमने छोड़ दिया, अच्छा होता मार ही देते। ये सुनते ही मान दिव्या ने रुद्र से त्रिलोचन को लिया और कहा किसकी बात कर रहा है। वो विधायक जिसने हमको फंसाया था उसकी बात कर रहा है। त्रिलोचन बोला हाँ उसने ये करने के पैसे दिए थे, इसको मारने के पूरे 50 लाख रुपए दिए थे, फिर भी देखा हमने छोड़ दिया इसको। दिव्या उसे मारते हुए बोली हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में ये सोचने की, जान ले लूंगी मैं, मेरे पति को मारने की बात करेगा,
ये कहते हुए वो उसे मारे जा रही थी। त्रिलोचन की हालत खराब हो गई थी। देव ने दिव्या को दूर किया और कहा, मर जाएगा वो, पागल हो गई हैं आप, छोड़िए उसे। दिव्या ने कहा, छोड़ो मुझे, मैं इसे आज छोड़ूंगी नहीं। इसने तुम्हें मारने की कैसे सोच ली? ये पैसे लेकर मारेगा तुम्हें, हिम्मत कैसे हुई इसकी? ये कहते हुए वो वापस त्रिलोचन के पास आई थी और उसने उसे दो मुक्के उसके मुंह पर मारे थे। त्रिलोचन ने हाथ पीछे किया था और दिव्या की कमर पर रखी हुई बंदूक को लेकर उसने दिव्या को एक लात मारी थी। दिव्या दूर गिरी थी और त्रिलोचन ने देव पर गोली चला दी थी। दिव्या तेज की चीखी थी। रुद्र और पार्वती दोनों ही दंग रह गए थे। सबने जब आंखें खोल के देखा था तो देव दूसरी तरफ गिरा था और त्रिलोचन हंस रहा था। दिव्या ने देखा गोली सिर्फ छूकर गुजारी थी उसके बाजू को, उसको लगी नहीं थी। देव जल्दी से हट गया था। दिव्या त्रिलोचन के पास गई और उसके हाथ पर मारा। बंदूक जाकर दूर गिरी और उसमें त्रिलोचन को पकड़कर मारना शुरू किया। मेरे पति पर गोली चलाएगा, इतनी हिम्मत हो गई है तेरी? याद है ना उस बार मैंने कहा था, अगली बार अगर ये गलती करेगा तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और तूने वही गलती वापस से किया है। अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। ये कहते हुए वो उसे मारे जा रही थी। उसने उसे मरते मरते अधमरा कर दिया था। वह उठी और उसने गन लिया। रुद्र और पार्वती दोनों ही उसे रोकने आगे बढ़े थे, लेकिन तब तक उसने सारी गोलियां त्रिलोचन के सीने में चला दिया था। त्रिलोचन बेजान सा जमीन पर पड़ा हुआ था। दिव्या बंदूक छोड़कर जल्दी से देव के पास भागी थी। उसने देव को पकड़ा और उसे गले लगाकर कहा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? देव ने कहा, नहीं मैं ठीक हूं, गोली सिर्फ छूकर गुजरी है। ये कहते हुए उसने अपना हाथ बाजू पर रखा था। दिव्या ने देखा काफी खून बह रहा था। उसने रुद्र और पार्वती से कहा, जल्दी से गाड़ी लेकर आओ, इन्हें लेकर चलते अस्पताल। रुद्र ने हाँ में सर हिलाया और वहां से पार्वती भी उसके पीछे गई। दिव्या ने देव को सहारा देकर उठाया और वहां से लेकर जाने लग गई। कुछ देर बाद सब लोग अस्पताल में थे। देव की पट्टी की जा चुकी थी और उसे एक इंजेक्शन दिया गया था। वो एकदम ठीक था। डॉक्टर ने कहा था कि वो घर जा सकता है। जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, पर अभी भी मूवमेंट करने लायक नहीं था उसका हाथ। एक दो दिन उसे रेस्ट की जरूरत थी। दिव्या ने देव को देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, कहा था कि अपने साथ फोर्स लेकर जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी कहाँ है? तुम्हें तो अपनी करनी है, अपने मन की करनी है। अब देखो। देव ने उससे कहा, अरे मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा? अब मुझे सपना थोड़े ही आएगा कि कोई मुझे किडनैप कर लेगा। दिव्या ने उससे कहा, हाँ तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आता है, हम सब तो पागल बैठे हैं यहाँ पर। अरे जब हम लोग बोल रहे हैं कि अपने साथ कुछ पुलिस वालों को लेकर जाए या फिर कुछ लोगों को लेकर जाए, इसका मतलब कुछ तो होगा ना? अरे भाई, त्रिलोचन मरा नहीं था, अब जाकर मारा है, और वो विधायक उसकी तो मैं उसके साथ सर के बाल उखाड़ने हैं मुझे। मैं बताऊं उसको? बताओ, मेरा ही पति मिला था उसको किडनैप करवाने के लिए, उसे तो गंगा में डूबो मारूंगी। और तुम ज्यादा हीरो बनना मत। आए बढ़े, देखा विधायक ने क्या करवा दिया? कोई बात की समझ है या नहीं है? बस ये बताओ मुझे। देव ने अपना हाथ हल्का सा उठाया तो उसके हाथ उठाने से दर्द महसूस हुआ और वो चीख पड़ा। दिव्या जल्दी से उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम सच में पागल हो क्या? अभी डॉक्टर बोलकर गया है ना कि तुम हिंसी। देव ने उसके मुंह पर हाथ रखा और आंखें बंद करते हुए कहा, तुम कितना बोलती हो? ये बोलने का कोर्स तुमने कहाँ से किया था? और वो भी फिजूल का बोलती हो, एकदम बेकार, जो मुझे सुनना ही नहीं है। कुछ अच्छा बोला करो ना, जैसे मुझे सुनना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जो दिख रहा है मुझे, लेकिन तुम कह नहीं रही हो। मुझे सुनना है कि तुम मेरी फिक्र करती हो, ये भी दिख रहा है मुझे, बस तुम कहती नहीं हो। मुझे ये सुनना है कि तुम्हें मैं पसंद आ गया हूँ, ये भी दिख रहा है मुझे, लेकिन बस तुम जता नहीं रही हो। दिव्या ने उसे आंखें बड़ी करके देखा और उससे कहा, जब सब कुछ दिख रहा है तो जरूरी है बताना। देव ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी की और उसे देखने लगा। दिव्या ने उसे करीब किया और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। रुद्र और पार्वती दोनों की आंखें बड़ी हो गई थी। रुद्र ने जल्दी से पार्वती को मोड़ा और उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए उसे बाहर लेकर चला गया। पार्वती उसका हाथ हटाते हुए बोली, मुझे देखना है, हाथ हटाओ ना, क्या हो रहा है ये? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। रुद्र उसको बाहर लेकर आया और बोला, कितनी बेशर्म लड़की हो तुम, ऐसे किसी का रोमांस देखते हैं क्या? और मैं अपने छोटे भाई का रोमांस देखूंगा? तुम कितनी बेवकूफ़ लड़की हो। पार्वती ने कहा, अरे उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारा छोटा भाई है, मेरी तो दोस्त ही है ना, तो उन्हें मैं तो देख सकती थी। मुझे उसका पहला किस देखना था और मैं पूरी तरह देख भी नहीं पाई। ये कहते हुए उसने रोनी सी सूरत बना रखी थी। रुद्र ने उसके सर पर मारते हुए कहा, कितनी बेशर्म लड़की हो तुम। पार्वती ने कहा, अच्छा मैं बेशर्म हूँ और खुद क्या हो? रुद्र उसकी कमर पकड़कर पास लेकर आते हुए बोला, जी आपका बेशर्म पति होने वाला। ये कहते हुए उसने उसके होठों को चूम लिया था। पार्वती ने उससे कहा, मजा नहीं आया? रुद्र ने कहा, कमरे में चलिए तब बताता हूँ। पार्वती ने अपने पंजे पर खड़े होकर उसके होठों को चूम कर कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तब बता दीजिएगा। ये कहकर वो मुस्कुरा दी थी। रुद्र हंसते हुए उसे सीने से लगा लिया था। यहाँ पर भी चीजें ठीक हो चुकी थी। देव और दिव्या ने ना कहकर भी सब कुछ कह दिया था। उसने जाता दिया था कि हाँ वो देव को पसंद करने लगी है, उसे अपना चुकी है।
देव उसे पाकर खुश था। अब सिर्फ और सिर्फ बचे थे तो अद्वैत और वैदेही, मुग्धा और अमन। देखना ये था कि अब उनके रिश्ते का क्या होता है। वक्त के साथ सबका रिश्ता निखर रहा था। देव और दिव्या की कोर्ट की तारीख में उन लोगों ने अपने रिश्ते को अपना लिया था। दोनों का तलाक खारिज हो चुका था। सब लोग काफी खुश थे और अद्वैत वैदेही के बारे में भी सबको पता चल चुका था। सब लोग ये खबर सुनकर हैरान तो बहुत हुए थे, लेकिन खुश भी थे कि वैदेही को ऐसा इंसान मिला है जो जिंदगी भर उसकी देखभाल करेगा और उसे खुश रखेगा। सब लोग इस वक्त महल में इकट्ठा हो रखे थे। वैदेही भी इन लोगों के साथ आई हुई थी। इस वक्त वो सिर्फ आराम कर रही थी और अपने परिवार के साथ वक्त बता रही थी। वो सब लोग हाल में बैठे हुए बातें कर रहे थे। अद्वैत वैदेही के पास ही बैठा हुआ था। अद्वैत उसे देखकर गुस्साया हुआ था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि अद्वैत वैदेही के आसपास भी भटके, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। राधिका सबके पास बैठी हुई थी। जब उसका फ़ोन बजा, उसने देखा तो मयूरी का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया और कहा, तो तुम्हें अभी याद आए हमारी? कितने दिन हो गए तुम्हें मुझे फ़ोन किए हुए। तभी उधर से मयूरी ने कहा, जल्दी से उज्जैन आ जाओ, वो मुग्धा। उसने इतना ही कहा था और रो पड़ी थी। उसकी ये बात सुनते ही राधिका ने कहा, क्या हुआ मुग्धा को, क्या हुआ है मयूरी, बताओ हमें। उसके हाथ से फ़ोन लेकर अंकित ने कहा, बॉर्डर से मुग्धा की जख्मी हालत में बॉडी भेजी गई है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। ये सुनते ही राधिका चौंक कर खड़ी हुई थी और उसने बोला, हम अभी निकल रहे हैं, आप चिंता मत करिए और जो भी चाहिए आप हमें बताएं, हम यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं, तब तक हम आ रहे हैं वहाँ पर। ये कहते हुए उसने फ़ोन रखा था। अद्वैत ने उससे पूछा, क्या हुआ, मुग्धा को क्या हुआ है? उसने कहा, वो बॉर्डर से जख्मी हालत में आई है, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर उसको देख रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर सब हैरान हो गए थे। सलोनी ने कहा, जल्दी से तैयारी करो, हम सब चल रहे हैं। वो सब जिस हालत में थे उसी हालत में वहां से उज्जैन जाने के लिए निकल गए थे। अद्वैत ने अपने आदमियों को फ़ोन करके वहां सबसे अच्छे डॉक्टर को भेजने के लिए कहा था। पार्वती ने अमन को भी ये बात बताई थी और वो भी अपनी गाड़ी से उज्जैन के लिए निकल चुका था। रात का वक्त उज्जैन। सब लोग अस्पताल में खड़े थे। अंदर मुग्धा का ट्रीटमेंट चल रहा था। अमन पार्वती के पास था। पार्वती उसका हाथ पकड़े हुए खड़ी थी। उसने कहा, डोंट वरी भाई, सब ठीक हो जाएगा, भाभी ठीक हो जाएंगी। अमन ने कहा, यही हो, ये कहकर वो खामोश हो गया था। मयूरी राधिका के कंधे पर सर रखे हुए रोए जा रही थी। उसका रोना ही बंद नहीं हो रहा था। अंदर मुग्धा के सर्जरी चल रही थी। उसे लेकर इस वक्त सब लोग परेशान थे। एक पूरा फ्लोर सिर्फ मुग्धा के लिए ही अद्वैत ने बुक करवा रखा था। वहां पर और कोई नहीं जा सकता था। उसने बहुत अच्छे से सिक्योरिटी करवाई थी। बड़े से बड़े डॉक्टर को उसने यहाँ पर बुलवाया था और उसकी सर्जरी करवा रहा था। करीबन रात के 3 बजे के करीब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकले। अद्वैत सबसे पहले उनके पास गया था। डॉक्टर ने बोला, उनकी सर्जरी हो चुकी है, उनको होश आने में कम से कम 48 घंटे लगेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। उनको कितना याद है, क्या है, ये सब उनके होश आने के बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे। बाकी अपनी तरफ से हम लोगों ने पूरी कोशिश कर ली है। उसकी इस बात पर अद्वैत ने कहा, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर वहां से चले गए। अद्वैत ने कहा, मयूरी शांत हो जाओ, मुग्धा खतरे से खाली है, उसकी याददाश्त के बारे में भी कुछ कह नहीं सकते हैं। डॉक्टर ने कहा है जब तक उसको होश नहीं आता वो लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो इतनी बात की तो खुशी है ना कि उसकी जान बच चुकी है। मयूरी ने उसकी तरफ देखा तो उसने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है हमारी बच्ची को, सब ठीक है, वो बहुत बहादुर लड़की है और तुम्हारी तरह ही बहादुर है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानती किसी चीज़ से। मयूरी रोते हुए अपने चेहरे को उसके पेट से लगा दी और उसने एक भाई की तरह उसको सहारा दिया था। सब जानते थे कि अद्वैत के दिल में मयूरी को लेकर क्या है। हाँ, वो लड़ता जरूर था उससे, लेकिन बस एक भाई की तरह। उसके लिए मयूरी उसकी बहन की तरह ही थी। लेकिन अमृता वृंदा से अलग। अमृता और वृंदा कभी उससे लड़ती नहीं थी, लेकिन मयूरी पूरे हक के साथ उससे लड़ती थी और बिना किसी डर के। ये बात उसे बहुत अच्छी लगती थी। क्या होगा जब मुग्धा को होश आएगा? क्या उसे याद रहेगा सब कुछ? एक सफ़र ऐसा भी। सब लोग इस वक्त हॉस्पिटल में थे। बस घंटे किसी तरह बीत रहे थे। सब लोगों को पता ही नहीं था क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ ठीक होगा या नहीं। अमन का दिल तो आज रुक रुक के चल रहा था। उसे डर था कहीं उसको होश आया और वो उसे ही भूल गई तो क्या होगा। अंकित अमन के पास आया, उसे एक चाय का ग्लास देते हुए बोला, ऐसे मुँह लटका के बैठने से उसको होश आने पर भी तुम्हें भूला देगी, ऐसी शक्ल वाले लड़के को वो याद क्यों ही रखे। अमन ने उसके हाथ से चाय का ग्लास लिया और पीने लगा। अंकित ने कहा, देखो अमन, तुम हमारी बेटी की पसंद हो, हमें भी पसंद हो। अगर मेरी बेटी की याद में तुम नहीं हुए तो हम एक नई याद बनाएंगे। तुम टेंशन मत लेना, पुरानी भूल जाना और उसके बाद मनाना उसे। हम सब इस बार तुम्हारे साथ होंगे। एक बार अकेले उसका दिल जीता था तुमने, इस बार साथ होकर जितवा देंगे। तुम इतना परेशान मत हो। और एक बात बताऊं, वो उस माँ के बेटी है जिसे नशे में भी ये याद रहता है कि वो किसकी बाहों में है और किसके सामने खड़ी है। तो भूल जाओ, वो तुम्हें भूल पाएगी, तुम ज्यादा मत सोचो।
अमन ने कहा, काश यही हो, वो मुझे याद रखे, मैं उसे भूलने नहीं दे सकता हूँ खुद को, बहुत मुश्किल से उसके ज़हन में और दिल में आया हूँ मैं, ऐसे खुद को जाते हुए देख नहीं पाऊंगा। उसकी बात पर अंकित ने कहा, यही होगा, ये सब मत सोचो तुम। दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। सब लोग वही हॉस्पिटल में ही बैठे हुए थे। सुबह से शाम और रात हो गई थी, पर मुग्धा को होश नहीं आया था, कोई भी कहीं नहीं हिला था। डॉक्टर उसे आकर देखकर जा रहे थे। अगला दिन आ गया था, पर उसके शरीर में को हलचल नहीं हो रही थी। वो सब उसके कमरे के पास ही खड़े थे। सब कामना कर रहे थे कि अब उसे होश आ जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा था। उसके शरीर में जरा भी हलचल नहीं हो रही थी। सब अब परेशान होने लगे। अमन का सब्र अब खो रहा था। मयूरी की आंसू बहना शुरू हो गए थे। राधिका उसे संभाल रही थी। वैदेही अद्वैत के सीने पर सर रख के रीने लगी थी। उसने कहा, पापा जी साहब को होश क्यों नहीं आ रहा है? अद्वैत उसे सीने से लगाए हुए बोला, रोते नहीं बच्चा, तुम्हारी जी साहब बहुत अच्छी लड़ाका है, इस वक्त मौत को मात दे रही है। ऐसे सिपाही को वक्त तो लगता है लड़के जीत के आने में, वो हारने वालों में से नहीं है। ये कहकर वो उसे दूर किया खुद से और कमरे के अंदर गया। सब उसे देख रहे थे। नज ने उससे कहा, सर आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते हैं। अद्वैत ने हाथ उठाकर उसे शांत रहने को कहा और खुद वहां पर चेयर लगा के बैठ गया। उसने मुग्धा का हाथ पकड़ा और कहा, शेरनी तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सो रही हो, देखो सब बाहर कितना परेशान है, अब तुम्हें उठना चाहिए। मेरे महल में शोर कम है, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा है, तुम्हारी कमी है मेरे महल में मेरी बच्ची। जरा उठकर आंखों से बहने वाले इस सैलाब को रोको। सबकी आंखों में तुम्हारी वजह से आज आंसू आ रहे हैं। तुम मेरी वो बच्ची हो जिसने पैदा होते वक्त अपनी माँ को भी आंसू नहीं दिया है, तो अब कैसे सबकी आंखों में ये सैलाब ला रही हो? वो देखो तुम्हारी माँ। ये कहते हुए उसने बाहर कांच के पास इशारा किया था और बोला, वो रो रो के मेरा कान पका चुकी है। कितना बुरा रोती है तुम्हारी माँ, तुम जानती नहीं हो। उसकी शक्ल रोते हुए मुझे बेहद बुरी लग रही है। तुम तो आराम से सो रही हो और तुम्हारी माँ को झेलना मुझे पड़ रहा है। अब बस करो, उठो और उस लड़की को संभालो। जल्दी से वो जंग खत्म करो जो तुम लड़ रही हो। अब वक्त है अपने परिवार के पास वापस आने का। तुम जितना लड़ सकती थी लड़ चुकी हो, अब मत लड़ो। अब मौत को मात दो मेरी शेरनी, मौत को फाड़ के जिंदगी को लेकर आओ। मुझे तुम अब होश में चाहिए। हम सब ने 48 घंटे का सब्र रखा है, अब इस सब्र को तुम खत्म करोगी जल्दी से। ये बोलते हुए उसने उसके सर को सहलाया था और उसके माथे को प्रेम से चूम लिया था। वो अपने होठों को हटाया तो धीरे से मुग्धा ने आंखों को खोला था। उसने सबसे पहले अपने सामने अद्वैत को देखा। अद्वैत ने उसकी आंखें खुली देखी तो नम आंखों को लिए हुए उसे मुस्कुरा के देख रहा था। वो बोला, तो नींद पूरी हुई मेरी शेरनी की? नज ने उसे होश में आते देखा तो जल्दी से बाहर भागी। उसने बाहर जाकर कहा, मरीज को होश आ गया है, पर अभी रुके, डॉक्टर अंदर जाकर देखेंगे, उसके बाद आप सब जाए उनसे मिलने। ये बोलकर उसने उधर से ही आवाज लगाया। डॉक्टर भाग के आए। अद्वैत वही खड़ा था। डॉक्टर उसे देखा और उससे पूछा, अभी तक आपको क्या क्या याद है? मुग्धा का मास्क हटाया गया तो उसने बहुत धीरे से कहा, सब कुछ। डॉक्टर ने कहा, आपकी माँ, पापा? मुग्धा ने कहा, याद है। कहाँ है वो? डॉक्टर ने सबको एक एक करके बुलाया और उससे पहचानने को कहा। उसने सबको पहचाना और सबके बारे में बताया। डॉक्टर ने कहा, ये ठीक है, आप सब इनसे ज्यादा बात मत करना, अभी इतना बोलने इनके लिए ठीक नहीं होगा। ये कहकर वो वहां से चले गए थे। मयूरी उसका हाथ पकड़ के चूम ली। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। मुग्धा ने कहा, बस करे, मैं ठीक हूँ। इस पर सिया ने कहा, तुमने हम सबको डरा दिया था, बहुत गंदी हो तुम। मुग्धा ने कहा, ज्यादा बकवास करोगी तो शादी कैंसिल कर दूंगी। सिया ने कहा, जी साहब होश में आते ही अपने रूप में आ गई आप, कैसी है आप? मुग्धा ने कहा, वैसी ही जैसी पहले थी। आप सब शांत रहें, मैं ठीक हूँ, कुछ वक्त में मैं पहली जैसी हो जाऊंगी। और हाँ, मेरे यहाँ जो भी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, इसलिए अपना न चिट्ठा लेकर सब तैयार रहना। आप भी मिस्टर अद्वैत सिंह राठौर, आप बड़ा सबकी क्लास लगाते हैं, अब हमारी बारी। अद्वैत ने कहा, थॉट माई गर्ल, बिल्कुल बेटा, तुम ही एक जो मेरी तरफ रहती है, जल्दी ठीक हो जाओ, उसके बाद बात करते हैं। ये कहते हुए वो मुस्कुरा रहा था। सब उससे मिलके जाने लगे, लेकिन अमन उसे कहीं नहीं दिखा। पार्वती रुद्र के साथ बाहर निकल रही थी तो मुग्धा ने कहा, पार्वती। उसने कहा, जी साहब, अपने भाई साहब को कहे आए जाए अंदर। उसकी आयत पर पार्वती ने उसे मुस्कुरा के देखा और हाँ में सर हिला दिया। पार्वती बाहर आई तो वो अमन से बोली, जी साहब ने अंदर बुलाया है आपको, जाए। अमन घबराते हुए अंदर आया, दरवाजा बंद किया। मुग्धा आंखें बंद करके लेटी हुई थी, उसके पास खड़ा था। मुग्धा ने मास्क हटाया और नस से बोली, बाहर जाएं। वो बाहर निकल गई। दिव्या ने कहा, ये नस को भी बाहर भेज दी, आखिर चल क्या रहा है अंदर? ये बोलकर वो कांच के पास आए। उसने देखा अमन बिस्तर पर सामने बैठा है। सिया भी उसके बगल में खड़ी हुई, कावेरी भी और पार्वती भी आ गई। कृतिका ने कहा, हटो सालो, मुझे भी देखने दो। ये कहकर वो भी देखने लगी। अमन उसके सामने बैठा था। मुग्धा ने उसे हाथ के इशारे से पास आने को कहा। वो दोनों हाथ दोनों तरफ रख के गीली पलके लेकर उसके पास आया। मुग्धा ने हल्के से हाथ उठाकर उसके गर्दन में हाथ डाल के करीब किया और सूखे होठों को उसके कांप रहे होठों से जोड़ लिया। अमन की आंखें बंद हुई और आंसू मुग्धा के माथे पर गिरी।
मुग्धा ने उसके होठों को चूमा और छोड़ के आंखें बंद कर लेते हुए बोली, अब इस एहसास से समझ लो मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं वाली, ना छोड़ने वाली हूँ। अब जाओ और सगाई की तैयारी करो, यहाँ से उठने के बाद सगाई करूंगी मैं, सबसे पहला काम होगा मेरा। ये कहते हुए उसने मास्क खुद से लगा लिया। अमन रोते हुए हंस दिया था। वो उसके माथे को चूम के बाहर आया था। सारी लड़कियां वही खड़ी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो झिझक के चला गया था। सब तेज सो हंस दिए थे। एक बार फिर से खुशी लौट आई थी। वक्त अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। वक्त के साथ मुग्धा ठीक हो रही थी, अमन वही था। वो उसके ठीक होने के इंतजार कर रहा था। सब लोग अब एक बार वापस से साथ थे। सब कुछ पहले जैसा था, बस कुछ दूरियों का सिमटना बाकी था और कुछ ना कहा होना बाकी थी। देखना था कब होता है ये। मुग्धा को ठीक होने में 2 महीने से ज्यादा लगा था। वो ठीक होकर वापस से महल में आई। सब लोग इस वक्त रायगढ़ थे। हॉल में वापस से हंसी ठिठोली चल रही थी। मुग्धा शॉल ओढ़े हुए अमन के पास बैठ हुई थी। उसने कहा, तो जरा ये बताए आप दोनों की ये जो मैंने सुना क्या सच है? क्या आपको हमारी बहन पसंद आ गई? उसकी बात पर अद्वैत ने कहा, हाँ पसंद है, और प्रेम भी। मुग्धा ने कहा, लेकिन हम अपनी बेटी आपको क्यों दे? माधवगढ़ के राजा साहब, आप तो हमारी बहन को कितना तंग करे और कितना कुछ कहे हैं, हम तो देने से रहे अपनी बहन तुम्हें। अद्वैत ने कहा, प्यार से नहीं दोगी तो उठा ले जाऊंगा। अभी तक शांत हूं क्योंकि उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। जिस दिन पूरी हुई उस दिन वो यहाँ होंगी, वहां नहीं, इसलिए शांति से मान जाओ। अद्वैत ने कहा, वो अकेली नहीं है, भूलना मत, उठाकर दुनिया के ऐसे कोने में भेज दूंगा जहां से आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। अद्वैत ने कहा, आपकी बेटी मेरे साथ ही होगी जहां जाऊंगा, इसलिए सोच के भेजना। आप कहीं उसे देखने को तरस जाए, मेरा क्या है, मैं तो उसके साथ जहन्नुम में भी खुश हूं। ये कहते हुए वो उसे मुस्करा के देख रहा था। मुग्धा ने कहा, देखो अब क्या ही कर सकते हैं, अब जब प्रेम करने वाले राजी है तो हम क्या करें? एक काम करो, आप सब लोग अब जो बचे हैं उनकी सगाई करवाने का सोच ले। और सोचना क्या है, करवा दे। अब तो भाई मैं अपने वाले से सगाई करके तब कहीं जाने वाली हूँ, तो आप सब लोग मुहूर्त निकलवाए, हम सबकी सगाई एक ही दिन होगी। मयूरी ने कहा, मुझे मंजूर है। अनु ने कहा, मुझे भी। सब ने कहा तो अद्वैत ने कहा, सबको मंजूर है लेकिन मुझे नहीं, मैं अपनी बेटी की सगाई इस आदमी के साथ नहीं करवाने वाला। वैदेही ने कहा, चुपचाप मान जाए आप, नहीं तो कहीं चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी, फिर रोते रहना अपनी बेटी के लिए। अद्वैत ने कहा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? वैदेही ने कहा, हाँ यही समझ ले, आप माफिया किंग है ना आप, इसलिए ऐसे ही समझने वाले हैं आप। देखे पापा जो सब कह रहे हैं वो मान जाए, आपके बड़े भी तो कुछ कह रहे हैं, मान जाए ना आप। उसकी बात पर वो उससे कहने वाला था कि राधिका ने कहा, बस बात यही खत्म और सबकी सगाई की तैयारी होगी, मुझे खुशी है बहुत वक्त बाद यहाँ कुछ होगा। ये कहते हुए वो खुश हो रही थी। सगाई की तैयारी शुरू हो गई, मुहूर्त निकाला गया। सब लोग खुश थे। अद्वैत को ना चाहते हुए वैदेही की सगाई करवानी पड़ रही थी, क्योंकि सब एक तरफ थे और एक तरफ अकेला। सगाई का दिन आया। सारी लड़कियां तैयार थी। मुग्धा अभी भी ठीक से चल नहीं पाती थी और ज्यादा देर के लिए खड़ी नहीं हो पाती थी। वो भारी रजवाड़ा लहंगा पहने हुए बैठी थी। वैदेही भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। कावेरी भी सजी हुई शीशे के सामने बैठी थी, अपने गले हार को ठीक कर रही थी। सिया ने कहा, ये इतना भारी क्यों है? उसके लहंगे को पार्वती ने ठीक करके कहा, क्योंकि ये दुल्हन का लहंगा है और ये ऐसा ही होता है। ये बोलकर वो सीधी खड़ी हुई। वो भी सजी हुई थी। दिव्या सबके लिए चुनरी लेकर आए और बोली, लो भाई देखो कृतिका, सारी दुल्हनें सगाई के लिए तैयार है। कृतिका ने कहा, हाँ देवरानी जी देख रहे हैं। ये बोलकर वो हंस दी उसे देखकर। दोनों ने एक एक चुनरी उठाई और कृतिका ने पहले मुग्धा के सर पर चुनरी दाई और दिव्या ने पार्वती के सर पर। कृतिका ने वैदेही को चुनरी ओढ़ाई और दिव्या ने सिया कावेरी को। दोनों ने कहा, हाँ अब हुआ सबको पूरा, चले आप सब लोग नीचे, सब इंतजार कर रहे हैं। सब कोई रेडी थे। मुग्धा खड़ी होने लगी पर जरा सा उठकर वो वापस बैठ गई। उसके पैर में दर्द हुआ था बहुत जोर से। सब ये देखकर उसके पास आए थे। सब ने उसके सामने हाथ किया तो उसने चेहरा उठा के देखा। सब मुस्कुरा के उसे देख रहे थे। मुग्धा ने हाथ पकड़ा और उठी। सब उसके साथ उसे लेकर चल दिए। सारी दुल्हनें जब आई तो सब लड़के उन्हें देखकर सांसें लेना भूल गए थे। आज सब कहर ढा रही थी। ये श्रृंगार में जो रूप निखर के आया था वो अलग ही था। सब आकर अपने दूल्हों के पास खड़ी हो गई। पंडित जी ने पूजा करवाया और उसके बाद सगाई शुरू हुई। राधिका अद्रिका को लेकर अपनी गोद में खड़ी थी। वो बोली, बच्चे बड़े हो गए साहब, देखे आज सगाई का वक्त आया है। अद्वैत ने कहा, देखा आपको भी पसंद नहीं आ रहा है, रुकवा देते हैं ये सब कुछ। राधिका ने उसे देखा और कहा, नहीं हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब शांति से खड़े रहे। अद्रिका ने दोनों हाथों से ताली बजाई जब अद्वैत ने वैदेही को अंगूठी पहनाई थी। सब सामने देख रहे थे। सब ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और सबसे आशीर्वाद लिया। मेहमानों ने सबको तोहफे दिया, बधाई दी। सब लोग खुश थे। अद्वैत ने भी वैदेही और अद्वैत को आशीर्वाद दिया था। सब लोग एक बड़ी सी टेबल के पास बैठे हुए बात कर रहे थे। अद्वैत के पास वैदेही बैठी थी। एक गार्ड आया और उसने एक बॉक्स वैदेही को देते हुए कहा, राजकुमारी ये आपके लिए है, कोई लड़का आपके लिए देकर गया है।
वैदेही ने उस बॉक्स को लिया और कहा शुक्रिया, वो वहां से चला गया। मुग्धा ने कहा क्या है ये, किसने भेजा है? अनुज ने कहा जरा संभाल के पहले चेक कर लो, कुछ ऐसा वैसा ना हो। वैदेही ने कहा ये तो राज जी ने भेजा है। उसने बॉक्स जल्दी से खोला। उसमें 2 बॉक्स था के तस्वीर रखी थी जो उल्टी थी, एक आसमानी सा कागज। उसने उस तस्वीर को उठाया और पलट के देखा तो वो उस वक्त की तस्वीर थी जब अद्वित उसे अंगीठी पहना रहा था और उसमें राज खड़ा सेल्फी ले रहा था। उसने लिखा था इस वक्त की सबसे प्यारी फोटो। ये देखकर वो हैरान हो गई, अद्वित भी हैरान था। वो बोला राज यहाँ आया था, लेकिन कब, कहाँ है वो? ये बोलकर वो उठा और भागा। उसने बाहर गार्ड से पूछा किसने दिया ये बॉक्स? उसने कहा एक लड़का था, मास्क लगा रखा था, ब्लैक जैकेट पहना था, ये बॉक्स दिया और गाड़ी लेकर वहां से चला गया। वैदेही भी अपना लहंगा संभाल के वहां आए। उसने कहा क्या हुआ, मिले क्या वो? उसने कहा चला गया। वैदेही ने कहा एयरपोर्ट गए होंगे, चले चलते हैं, अभी गए हैं तो क्या पता रास्ते में मिल जाए। उसके कहने पर अद्वित ने कहा हाँ। ये बोलकर वो जाने को हुआ तो गार्ड ने कहा सर, उन्होंने कहा था कि आपसे कह दूं कि अगर आप उन्हें खोजने निकले तो मत निकले, वो नहीं मिलने वाले हैं। उन्होंने कसम दिया है कि आप ये फंक्शन छोड़ के ना जाए। अद्वित ने वैदेही की तरफ देखा। वैदेही उसके सीने लग गई। वो दोनों वापस आए तो सब उन्हें देख रहे थे। मुग्धा ने कहा क्या हुआ, राज जी कहाँ? अद्वित ने कहा चला गया, बिना मिले। वो कब आया कब गया किसी को पता क्यों नहीं चला। वैदेही ने कागज निकाला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था प्रिंसेस, बहुत सारी बधाई तुम्हें, आखिर तुमने मेरे पागल से दोस्त को एक मंजिल दे दी, उसके लिए शुक्रिया। उसका साथ कभी मत छोड़ना, बहुत चाहता है वो तुम्हें, जानता हूँ। ये बॉक्स और तस्वीर देखकर पता कर लिया होगा तुमने कि मैं आया था। हाँ आया था, जब पता चल तुम दोनों अपनी मंजिल के एक कदम आगे बढ़ रहे हो तो रोक नहीं पाया। तुम दोनों खुश रहना, मेरी तरफ से ये तोहफा है, इसे एक दूसरे के पास रखना हमेशा। कभी जिंदगी में रहा तो मिलूंगा जरूर। वैसे मैंने ऑफिस संभालना शुरू कर दिया है, पापा आजकल मस्ती करते हैं। मेरी तन्हाई में तुम हमेशा रहोगी, मुझे सुधारने के लिए शुक्रिया। उसकी बात पर वैदेही अद्वित की सीने से लग के रो दी थी। अद्वित ने उसके हाथ से कागज लेकर पढ़ा था। उसने मन में कहा साले सारे एहसान इसी जन्म में उतार के जाएगा क्या, बस कर। ये सोचते हुए वो वैदेही के सर को सहला रहा था। सब लोग अपने 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 कमरे में थे। दिव्या अपने गहने उतार रही थी। उसका हार बाल में गांस गया था जो निकालते हुए बहुत दर्द कर रहा था। देव उसके पीछे खड़ा हुआ और बोला हाँ लड़ लो, उससे भी लड़ लो, क्योंकि वो भी तुम्हारा कर्ज खाया है, ये नहीं शांति से कुछ करे। दिव्या ने कहा हेल्प करनी है तो करो, नहीं तो बकवास करने मत आओ। देव ने कहा अच्छा खड़ी हो, पहले आओ इधर। ये बोलकर उसने उसे खड़ा किया और उसके बालों को खोलने लगा। उसने बालों को खोला और उसके हाथ को हलक किया। उसने उसके बालों को हटाया तो उसकी उंगलियां दिव्या के पीठ को छू रही थी। वो सिमटने लगी। देव ने उसके गले से हार निकाला और ड्रेसिंग टेबल पर रखा तो दिव्या उसके सामने से हटने लगी। देव ने उसकी कमर पकड़ और उसे पास लाकर उसके गर्दन पर होठों को रखते हुए बोला हमें दूर जाने के लिए ही कहा था। दिव्या का शरीर कांप गया था। आज उसके छुअन से वो भाग नहीं सकती थी। आखिर उसने खुद उसे अपनाया था। देव ने उसके दुपट्टे के कमर से हटाया और उसके कमर से हाथ ले जाते हुए पेट पर लाया। दिव्या की सांसें ऊपर नीचे हो गई, उसका दिल धक उठा। वो बोली देव बाबू। देव ने उसके गालों से अपने गालों को लगा के कहा शुद्ध, आज कुछ नहीं, आज सिर्फ मैं खामोशी से सब बताना चाहता हूँ और आप रोक नहीं सकती है बीवी। दिव्या उसके ऐसे छूने से सब खो रही थी। देव ने उस गर्दन चूमते हुए उसके दुपट्टे को अलग किया तो दिव्या घूम के उसके बाहों में समा गई। देव ने उसे गोद में उठाया और उसे लेकर बिस्तर के पास बढ़ गया। दिव्या ने भी खुद को उसे सौंप दिया था। इधर मुग्धा वैसे ही बैठी हुई थी। उसने अपने गहने उतारा नहीं था। उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कहा आ जाओ। दरवाजा खोल के अमन अंदर आया। उसने देखा तो वो अभी तक वैसी ही बैठी हुई थी। उसने कहा क्या हुआ, तुमने चेंज क्यों नहीं किया? मुग्धा ने कहा हिम्मत नहीं हो रही है। अमन ने कहा रुको, किसी को बुलाता हूँ। मुग्धा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा नहीं, जरूरत नहीं है, इधर आओ। उसने बाहें फैला दिया तो वो उसे बाहों ले लिया और उसके ही बगल में लेट गया। मुग्धा उसके सीने लग के आंख बंद कर ली। धीरे से अमन ने सर से चुनरी हटाई और उसके कानों से झुमके निकाले। उसने उसे बिस्तर पर लटाया और दूसरे कान से झूमा हटाया। उसने गले से हार हटाया और उसके बालों को खोलने लगा। मुग्धा उसके स्पर्श में बहक रही थी। अमन ने उसके सुर्ख होंठों को देखा और झुक के उसके होंठों को छू लिया और मुग्धा ने आंखें बंद कर ली। इधर कावेरी अपना दुपट्टा हटा रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसने देखा तो सामने कुछ खड़ा था। वो उसे देख रहा था जो बिना दुपट्टा लिए उसके सामने खड़ी थी। कावेरी ने जल्दी से दुपट्टा पहना और उससे बोली आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपके लिए आया था, पर मुझे नहीं पता था कुछ ऐसा भी हो सकता है। कावेरी उसके पास आते हुए बोली बाहर निकले आप। ये बोलकर वो उसकी बाजू पकड़ के बाहर करने लगी तो कुशे पैर से दरवाजा बंद किया और उसका हाथ पकड़ के उसे करीब के दरवाजे से लगा के उसके होठों को कैद करके खेलने लगा। कावेरी ने कोशिश किया लेकिन उसे पता था इस आदमी से दूर जाना मुश्किल है। वो अब खुद को उसे सौंप चुकी थी। इधर सिया अपने ही कपड़े में फंसी हुई थी। वो दुपट्टा हटा नहीं पा रही थी।
इतने में आवाज आए, मैं करूँ मदद। उसने नजरें हटा के देखा तो सामने वेदांत खड़ा था। उसने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ कैसे, कहाँ से आए तुम? वेदांत उसके पास आते हुए बोला, बालकोनी से, कहते हुए वो मुस्कुरा रहा था। सिया ने कहा, क्या तुम पागल हो, किसी ने देख लिया ना तो देखना तुम, ये बोलकर वो उसे आंखें दिखा रही थी। वेदनाथ ने उसके उसके दुपट्टे को खिंचा तो वो गोल घूमी और दुपट्टे से आज़ाद हो गई और गिरने को हुई तो वेदनाथ ने उसे संभाल लिया। वो उसकी बाहों में थी। उसने बड़ी बड़ी पलकों से उसे देखा और वेदांत ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर लेटा के उसके ऊपर आया। सिया सिमट रही थी, उसने उसके दोनों हाथों को बिस्तर में दबाया और उसके होठों के करीब आ गया। सिया बस कसमसा रही थी और वेदांत कुछ दूरी मिटा रहा था। रुद्र पार्वती को बाहों में लिए लेटा हुआ था। दोनों काफी शांति से नींद में थे, जैसे अभी अभी कुछ सुकून एक दूसरे से चुराया था। इधर वैदेही अद्वित की बाहों में थी और उसने कहा, राज जी के दिल को दुखाया है हमने साहब। अद्वित ने उसके चेहरे को ऊपर किया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, वो खुद हमें खुद से रख रहा है। उसे लगता है उसने गलत किया है, हमें उसे समझाना होगा, पर ना जाने क्यों वो ना मुझे आने दे रहा है ना खुद आ रहा है। हम दोनों से कोई गलती नहीं हुई है। आप है ही ऐसी, किसी को भी प्रेम दो जाए। आपने मुझे प्रेम करना सिखा दिया, तो सोचे उसकी क्या गलती है जिससे आप ठीक से बात नहीं करती थी। उसने आपसे प्रेम कर लिया, उससे तो शहद तबका के बात करती है, उसका मरीज बनना लाजमी था। मत सोचे कुछ, ये कहते हुए उसने उसके माथे को कहूं लिया था। वो कुछ कहने के लिए सर उठाई तो अद्वित ने उसके होठों को अपने होठों में कैद लिया। वो धीरे से उसके होठों को चूमने लगा तो वैदेही ने उसके कंधे को पकड़ के दूर करना चाहा, लेकिन अद्वित उसका हाथ पकड़ के उसे बिस्तर पर करके खुद उसके ऊपर आ गया और उसके होठों से खेलने लगा। सब कुछ ठीक हो गया था। सब तरफ मोहब्बत थी, सब खुश थे। अब वैदेही भी जाने वाली थी। कृतिका और वैदेही पढ़ाई के लिए इस बार सबकी मर्जी और खुद के मर्जी के साथ जा रही थी और मुग्धा कुछ वक्त बाद वापस से अपनी जॉब को ज्वाइन करने वाली थी। सब कुछ पहले जैसा था। वैदेही कृतिका दोनों जा चुकी थी, पर इस बार दूरी नज़दीक जैसी थी। सब कुछ संभल गया था। अद्वैत अपने परिवार को संभाल के रखने में कामयाब हुआ था। अब कुछ नहीं चाहिए था उसे। सब कुछ था उसके पास, इतना बड़ा परिवार और उसकी जान, उसकी राधिका। वो राधिका के साथ खिड़की पर खड़ा था और बोला, कल की बात लगती है, ऐसी ही एक रात मैंने आपको देखा था और आज देखे हम दोनों एक साथ कितना कुछ झेला और आज यहाँ है। राधिका ने कहा, ये तो है साहब, देखे सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है, सबके पास कुछ ना कुछ है, अब और क्या चाहिए। अद्वैत उसे देखकर मुस्कुरा दिया। दोनों साथ में खड़े होकर पूरे चांद को देख रहे थे। अद्वैत को उसमें अपने माँ पापा नजर आ रहे थे और राधिका को अपने माँ पापा। दोनों मुस्कुरा दिए थे। यही तक था इसका सफर। कोहिनूर की चमक का सफर यही खत्म होता है। धन्यवाद। समाप्त।